Assalamu alaikum, dear students. So today's topic is global warming. First of all, we will see what is this global warming. So we can define this global warming as global warming is the increase in Earth's average temperature. Earth's average temperature. So we can define this as the increase in Earth's average temperature. जो अर्थ का जो अपना टेम्परेचर होता है, दैट्स द एवरेज टेम्परेचर, वही इंक्रीज और इंक्रीज होना, दैट इज़ कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. अब ये जो इंक्रीज हो रहा है अर्थस टेम्परेचर, अर्थस एवरेज टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, इट ओकर्स बिकॉज ऑफ द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़. हमारी ही एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, हम फॉसिल फ्यूल्स को यूटिलाइज़ करते हैं, उस वजह से ये हमारी एक्टिविटी रहती है. इस वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो रहा है. इसी तरह हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन हमारी एक्टिविटी है. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी जो ये अर्थ एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है. बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज़ विच आर चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. सो ये एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं, इनकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जो है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस गैसेस, इट कॉन्स्टिट्यूट द वेरियस गैसेस. सो उन गैसेस की जो कंपोजिशन रहती है एटमॉस्फेयर में, उस कंपोजिशन उन गैसेस की कंपोजिशन वो चेंज होती है. दैट मीन्स वो चेंज कैसे होगी? बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज़. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होती है, उसी की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जो है वो चेंज होता है. बट सम ऑफ द पोल्यूटेंट्स जो हम एक्टिविटीज़ करें, उसकी वजह से कुछ पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, और उनकी वजह से, उन पोल्यूटेंट्स की वजह से, उनमें से कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो एक्ट करते हैं एज ए ग्रीन हाउस गैसेस. जो अब एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स आ गए, उनमें कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. एंड दीज ग्रीन हाउस गैसेस दे कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. इन्हीं गैसेस की वजह से एक इफ़ेक्ट होता है, वो हम आगे समझेंगे अभी. उस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. एंड दैट इफ़ेक्ट विच इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस. सो ये इफ़ेक्ट कैसे होता है? इट ओकर्स बाय ट्रैपिंग रेडिएशंस. ठीक है. जो रेडिएशंस हमारे सन से आती है, तो उन रेडिएशंस को वो ट्रैप करती है और उससे एक इफ़ेक्ट होता है वहाँ पर, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. ठीक है. तो यहाँ पर आपको हम ये बता दें कि जो ग्रीन हाउस, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इज़ ए लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ's क्लाइमेट सिस्टम. जो हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट सिस्टम है, उसमें वो हीट अप होना, उसमें इंक्रीज़ होना टेम्परेचर, ये इसको हम जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड. जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो हमारा अर्थ है वो इसमें जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है. अब कितना इंक्रीज़ हो रहा था? ड्यूरिंग 20th सेंचुरी. हम देखेंगे 20th सेंचुरी में, ड्यूरिंग 20th सेंचुरी द एवरेज टेम्परेचर, जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था, टेम्परेचर ऑफ अर्थ, दैट हैज़ इंक्रीज्ड बाय अबाउट 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड. देखो आप खुद ही कि जो 20th सेंचुरी में हमने देखा कि जो टेम्परेचर, अर्थ एवरेज टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा था, वो कितना इंक्रीज़ हो रहा था? 0.6
ये इंक्रीज हुआ है 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग 21st सेंचुरी। अब हम ये देखा गया है कि जो 21st सेंचुरी जो हमारी चल रही है, so it has been predicted by the computer technology सो इससे ये देखा गया है कि ड्यूरिंग 21st सेंचुरी, अब ये जो टेम्परेचर 20th सेंचुरी में देखा गया था 0.6 डिग्री, जो अर्थ एवरेज टेम्परेचर था 0.6 डिग्री इंक्रीज हुआ है कब 20th सेंचुरी में। अब 21st सेंचुरी में ये देखा गया कि ये प्रेडिक्ट किया गया है बाय द वेरियस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ कि जो अर्थ एवरेज टेम्परेचर है दैट विल बी अर्थ एवरेज टेम्परेचर that will rise up to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पर कितनी डिफरेंस है, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 21st सेंचुरी में ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। सो इफ़ ग्लोबल वार्मिंग गैसेज जो ये ग्लोबल वार्मिंग गैसेज लेवल्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो ये ग्रीन हाउस गैसेज आती है, ये इंक्रीज़ हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप खुद ही देख लो कितनी डिफरेंस है, इसकी जो अर्थ एवरेज टेम्परेचर कितना राइज हो जाएगा ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी। सो अगर ये ग्रीन हाउस लेवल्स इफ़ दे कंटिन्यू टू राइज, अगर ये इनकी लेवल कंटिन्यूसली राइज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो आप खुद ही देख लो ये हमारा जो टेम्परेचर है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड 21st सेंचुरी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा ये, तो आगे कितना इंक्रीज़ हो सकता है ये अगर ग्रीन हाउस गैसेस जो लेवल्स है इफ़ दे विल कंटिन्यू टू राइज। ठीक है, तो near the end of 21st सेंचुरी, अब हम देख लें कि 21st सेंचुरी के एंड में ये देखा गया है कि जो अर्थ टेम्परेचर जो है दैट विल बी सेवरल डिग्रीज वार्मर। या आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना राइज हो सकता है नियर द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी। हमने देखा कि ये जो मिडल है, ये मान लो आप 2050 तक, जो 21st सेंचुरी जो 2050 तक ये 4 डिग्री तक जा सकता है, और एट द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी इट विल बी सेवरल डिग्रीज वार्मर, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब डिपेंड इसी पे करता है कि अगर ग्रीन हाउस लेवल्स कंटिन्यूसली वो राइज हो जाएंगे, उनकी कंसनट्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली राइज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये सब जो इमिशंस हो रहे हैं, जो भी हमारे पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में इमिट हो रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज़। और दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे जो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं जो इमिट हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। दीज ग्रीन हाउस गैसेज दे आर द हीट ट्रैपिंग गैस, दीज आर कॉल्ड द हीट ट्रैपिंग गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। कि यही ये जो टेम्परेचर है, ये जो रेडिएशंस को ये ट्रैप करते हैं, इन रेडिएशंस को, एटमॉस्फेयर रेडिएशंस को। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो ग्रीन हाउस गैसेज वो कौन कौन से हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है हमारे अर्थ का, तो वो कौन कौन से गैसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेस, फर्स्टली हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इट इज़ मीथेन, CFCs that is chlorofluorocarbons, and nitrous oxide, एंड 2O है नाइट्रस ऑक्साइड। इसी में हम वाटर वेपर भी लेंगे, वाटर वेपर एंड ओजोन, 3। ठीक है, सो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन एवरेज अर्थ टेम्परेचर। सो यहाँ पर जो मेजॉरिटी में जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी कंसनट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 60%।
इन द एटमॉस्फेयर। सो इसीलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट इज़ द मेन गैस विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसका इट इज़ कॉज्ड बाई कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, तो किस वजह से आता है? कॉज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स, डिफॉरेस्टेशन, दिस इज द मेन रीज़न, डिफॉरेस्टेशन। इसी तरह फॉसिल फ्यूल बर्निंग, सो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल बर्निंग। सेकंड जो हम लेंगे, इट इज़ मीथेन। So methane, it is released due to paddy fields, wetlands, incomplete decomposition of organic matter। या इसी तरह हम देखते हैं काउडंग। देखो मीथेन इट इज़ रिलीज्ड बिकॉज ऑफ पैडी फील्ड्स, वेटलैंड्स, इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड फ्रॉम द काउडंग, वहाँ से ये जो है मीथेन ये रिलीज होता है। इसी तरह हम देखेंगे नेक्स्ट the CFCs, the chlorofluorocarbons। So it is caused because of refrigerators, जो हम AC यूज़ करते हैं वहाँ से रिलीज़ होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो एरोसॉल्स हैं, एरोसॉल स्प्रेज जो हम यूज़ करते हैं, एरोसॉल स्प्रेज, वहाँ से भी ये रिलीज़ होता है। या जेट फ्यूल जो यूज़ होता है वहाँ से भी ये CFCs रिलीज़ होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर and ozone। So these are caused due to the agriculture fields, the agricultural sectors, industrial sectors, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होती हैं वहाँ से ये रिलीज़ होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन वगैरह। तो अब हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक कंट्रीब्यूशन किसका कितना है। एटमॉस्फेरिक कंट्रीब्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 60%, मीथेन इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 20%, CFCs contributes about 14%, and nitrous oxide water it contributes about 6%। So these three contributes about 6%। और जो इनका एटमॉस्फेरिक जो इनका लाइफ टाइम रहता है एटमॉस्फेयर में,
एटमॉस्फेयर लाइफ टाइम, कौन कितने टाइम तक रह सकता है एटमॉस्फेयर में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रहेगा 5 to 200 ईयर्स तक, इसका लाइफ टाइम है। मीथेन 12 ईयर्स तक रहेगा। CFCs 114 ईयर्स इसका लाइफ टाइम है। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड वाटर वेपर या ओजोन जो है इसका जो लाइफ टाइम है दैट इज़ 45 to 260 ईयर्स। अब देखो, आप खुद ही देख लो कि जो पोल्यूटेंट जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये कितने टाइम तक हमारे एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं, और इनका जो इनकी वजह से जो हमारा अर्थ एवरेज टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज़ हो जाएगा आगे आगे, अगर ये ग्रीन हाउस लेवल्स जो है इफ दे कंटिन्यू टू राइज इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अर्थ है, ये मान लो अर्थ है और ये सन, ठीक है, सन से कंटिन्यूसली रेडिएशंस आ रही है हमारे अर्थ सरफेस पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे यही कार्बन डाइऑक्साइड है, CFCs है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इसी तरह मीथेन है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में अब प्रेजेंट है। ठीक है, जो रेडिएशंस आ रही है हमारे सन से वो हमारे अर्थ सरफेस पर आ जाती है और कुछ रेडिएशंस इमिट हो रही है, और जो रेडिएशंस सरफेस से इमिट होती है वो किसके कांटेक्ट में आती है, वो हमारे इन ग्रीन हाउस गैसेस के कांटेक्ट में आती है, और जब ये इसके साथ टकराती हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस के साथ, वहाँ से ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है इसको ट्रैप कर लेते हैं। किनको, जो इमिटेड रेडिएशंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो इमिटेड रेडिएशंस है इनको ये ट्रैप करते हैं। दैट इज़ वाई दीज गैसेस, दीज ग्रीन हाउस गैसेस, दीज आर कॉल्ड द हीट ट्रैपिंग गैसेस, हीट ट्रैपिंग गैसेस, हीट ट्रैपिंग गैसेस। तो ये इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, इनको ट्रैप करती है उस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जितना कंसंट्रेशन इनका होगा इन ग्रीन हाउस गैसेस का, उतना ही हम देखते हैं कि जो रेडिएशन से वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेस, और ये यहाँ से इमिट नहीं होंगी, क्योंकि जो अर्थ सरफेयर है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर हम कंटिन्यूसली देखते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होते हैं, और ये इनको वापस ये इमिट नहीं होने देते हैं यहाँ स्पेस में। तो दैट इज़ वाई जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर अर्थ का वो टेम्परेट होता है, और उसकी वजह से यहाँ जो अर्थ जो है वो टेम्परेट, क्योंकि अर्थ का अपना एवरेज टेम्परेचर है, फिर उसी में इंक्रीज़ वही टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेट एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर टेम्परेट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस ने यही रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया है, इनको ट्रैप कर लिया है। तो इसी वजह से ये एटमॉस्फेयर टेम्परेट हुआ है, और एटमॉस्फेयर टेम्परेट होने की वजह से हमारा अर्थ जो है वो टेम्परेट होता है। सो ऐसे हम देखते हैं कि जो हमारा ग्लोब जो है वो वार्म हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रहा है, किन वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और अब ग्रीन हाउस गैसेस कैसे आ गए, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो हमने एक्टिविटीज़ की है, यूटिलाइजेशन किया फॉसिल फ्यूल का, या डिफॉरेस्टेशन किया, या पोलूटेंट्स जो हमने इमिट किए हैं बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज़, तो वो पोलूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में आ गए, ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में आ गए इस वजह से। तो इन्होंने ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, इन्होंने इसको एमिट नहीं होने दिया टूवर्ड्स द स्पेस, तो ये एब्जॉर्ब होके हमारे एटमॉस्फेयर को टेम्परेट करती है, और ये जिसकी वजह से हमारा अर्थ जो है वो टेम्परेट होता है। दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। अब जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये ग्रीन हाउस गैसेज है ये कैसे काज होते हैं हमारे इस एटमॉस्फेयर में, कैसे रिलीज़ होते हैं बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज़, ये हमने देखा यहाँ पर। ठीक है, और इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में ये हमने लिखा यहाँ पर, और इनका लाइफ टाइम कितना होता है एटमॉस्फेयर में। सो हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम इन पोलूटेंट्स को इमिट ना करें एटमॉस्फेयर में, तो ही हम इस ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो इसका जो इम्पैक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग के हैं वो हम कल पढ़ेंगे, क्या क्या इम्पैक्ट्स रहते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, सो आज
के लिए ये था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और कौन कौन सी गैसेस रेस्पॉन्सिबल है इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सो मेजर जो ग्लोबल ग्रीन हाउस मेजर जो गैस है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लोबल वार्मिंग दैट इज़ carbon dioxide, because it contributes about 60% in the atmosphere.